लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा पॉइंट है, मतलब पीरियोडिकल मेंटेनेंस में हमको जो टाइम पीरियड जो बनाया जाता है या चेक करेंगे पीरियोडिकल मेंटेनेंस के दौरान, तो उसमें क्या क्या चेक करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पीरियोडिकल मेंटेनेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। पीरियोडिकल मेंटेनेंस जो था प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एक टाइप था, है ना, जिसमें कि रूटीन मेंटेनेंस और पीरियोडिकल मेंटेनेंस था, दोनों अलग अलग था। तो रूटीन मेंटेनेंस में हम लोग डेली चेक कर रहे थे और पीरियोडिकल मेंटेनेंस में हम एक समय बना लिए थे कि कहने का मतलब डेली नहीं करके आप हो सकता है 3 महीने में कर रहे होंगे या क्वार्टर, जिसको क्वार्टरली बोलो, 3 महीने में या 6 महीने में या फिर साल भर में या 2 साल में या 5 साल में, कुछ इस तरह से हम टाइम पीरियड बनाए हुए थे। तो उसी समय अंतराल की बात कर रहे हैं कि उसमें हम क्या क्या चेक करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक। पहले आप हेडिंग बना लीजिए कि पॉइंट्स टू बी अटेंडेड इन पीरियोडिकल मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, कि कौन कौन सा पॉइंट है, मतलब हम किस किस फॉल्ट को कह लीजिए या फॉल्ट ही एक तरह से हो सकता है, या इक्विपमेंट में हम क्या चेक करेंगे, ऐसा समझ लीजिए कि जो भी इक्विपमेंट है उस इक्विपमेंट में हम क्या चेक करेंगे पीरियोडिकल मेंटेनेंस के दौरान, क्या चेक करेंगे। 3 महीने में हो गया या 6 महीने में हो गया या 1 साल में, हम क्या क्या चीज़ को चेक करेंगे, हम उसके बारे में जानेंगे। तो वही हो गया कि कौन सा पॉइंट है जो कि हम पीरियोडिकल मेंटेनेंस के दौरान कह सकते हैं कि जब हम पीरियोडिकल मेंटेनेंस परफॉर्म करेंगे तो उसमें हम क्या क्या पॉइंट को कंसीडर करेंगे, मतलब क्या क्या चीज़ को चेक करेंगे, क्या क्या देखेंगे हम उसके दौरान। जो सही लगेगा उसको एज इट इज छोड़ेंगे, जिसमें कहीं लगेगा कि इसमें हो सकता है फॉल्ट हो तो उसको हम क्या करेंगे, सही करेंगे। पहला पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, चेकिंग ऑफ स्टेशनरी पार्ट। देखिए स्टेशनरी पार्ट से क्या मतलब हुआ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि किसी एक की बात, मोटर की या जनरेटर की नहीं, सबका ओवरऑल ले रहे हैं। मशीन का बात कर रहा हूँ मैं। अब मशीन में ट्रांसफार्मर भी आ जाएगा, मोटर भी आ जाएगा, जनरेटर भी आ जाएगा, सिंक्रोनस मोटर, जनरेटर जो बोलते हो आप, इंडक्शन मोटर, सब का सब आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि मोटर है तो मोटर में स्टेशनरी पार्ट क्या हो जाएगा, उसका योक। अब मान लीजिए ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर तो ऑलरेडी स्टेशनरी ही है, उसमें तो कोई रोटेटिंग पार्ट होता नहीं है। तो अब उसमें हम जाके क्या चेक करेंगे, अगर ट्रांसफार्मर है तो उसमें क्या करेंगे, पार्ट जाके देखेंगे ऑयल वगैरह तो लीक नहीं कर रहा है। अब जो प्लेस के रखा हुआ है जिस चैनल पे, उस चैनल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका जो नट बोल्ट है वो तो कहीं लूज नहीं है, तो उस सबको हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। भले 6 महीने में या 1 साल में जाके चेक करेंगे, लेकिन चेक तो करेंगे। ऑयल का लीकेज जो है, टैंक से देखते होंगे ऑयल का रिसाव होता है, रिसते रहता है, बूंद 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 नीचे गिरते रहता है। जहाँ पे नीचे रहता है, अगर किसी तरह का लीकेज होगा उसमें तो ड्रॉप बन के तो नीचे जब देखेगा तो बिल्कुल काला हो जाता है ना। तो वो हम ऑयल का चेक करेंगे। स्टेशनरी पार्ट का बोल रहे हैं। अब चाहे आप मान लीजिए कि मोटर हो या जनरेटर हो, तो उसमें स्टेशनरी क्या हो जाएगा, योक। उसमें जाके देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि जो प्लेस पे हम रखे थे वो इधर उधर हो गया, क्योंकि रोटेटिंग है। जैसे जनरेटर ही आपका जब ऑपरेट करेगा तो उसमें वाइब्रेशन होता है। अब वाइब्रेशन होने की वजह से थोड़ा सा उसका स्थान इधर उधर हो सकता है, जो लोकेशन है वो चेंज हो सकता है। तो उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। या उसमें मान लीजिए कोई वेंटिलेशन वगैरह से रिलेटेड जो होता है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सब चीज़ को हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो स्टेशनरी पार्ट को देखेंगे, या उसमें जो नट वगैरह लगा हुआ है वो सब कहीं लूज नहीं हुआ, ये सब चेक कर लेंगे। दूसरा होता है चेकिंग द मूवेबल पार्ट। अब ध्यान दीजिए, मूवेबल पार्ट इन द सेंस, देखिए हर एक चीज़ का बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए सर्किट ब्रेकर होगा, वहाँ पे सर्किट ब्रेकर में भी मूविंग कॉन्टैक्ट होता है, एक फिक्स कॉन्टैक्ट होगा, एक मूविंग कॉन्टैक्ट। स्विच जब आप यूज़ करोगे, आइसोलेटर, ये सब में क्या होगा, मूविंग कॉन्टैक्ट रहता है और फिक्स कॉन्टैक्ट भी रहता है ऑन ऑफ करने के लिए। ये सब भी तो सब स्टेशन वगैरह में यूज होगा। तो हर एक की बात में ओवरऑल बात कर रहा हूँ, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो उसमें मूविंग पार्ट में क्या होगा, जैसे आप मोटर का बात करोगे, जनरेटर का बात करोगे, उसमें जो आर्मेचर होगा वो मूव करता है ना। तो वो किस पे रखा हुआ है, शाफ्ट पे रखा हुआ होगा। अब शाफ्ट में बेरिंग वगैरह होगा, तो हम हर चीज़ को देख लेंगे उसमें, ठीक। तो यहाँ पे हो गया क्या, मूवेबल पार्ट जो भी होगा उसको चेक करेंगे। अब ये सब किसके, पीरियोडिकल मेंटेनेंस के दौरान ही होगा। हो सकता है 6 महीने में कर लें या फिर 1 साल में, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं चेकिंग द करंट टेकन बाय मशीन। करंट भी चेक करेंगे और वोल्टेज भी चेक करेंगे कि जो मशीन है वो कितना करंट ड्रॉ कर रहा है ना। मतलब अगर डिपेंड करेगा जनरेटर या मोटर। अब ट्रांसफार्मर होगा तो अगर लोड के साइड से देखोगे तो कितना लोड ड्रॉ कर रहा है ये देखेंगे हम, है ना। कि क्योंकि अधिक लोड होगा तो करंट भी तो उतना ही बढ़ेगा, जितना लोड बढ़ेगा उतना करंट बढ़ेगा। तो ये सब हम मेजर करते रहेंगे। मान लीजिए एक्सेसिव होने लगेगा करंट, तो फिर क्या होगा, फॉल्ट होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा। तो ये सब हम लोग को लगभग क्या होता है, डेली चेक किया जाता है, या आप 3 महीने में चेक कर लीजिए, तो पीरियोडिक मेंटेनेंस के अंतर्गत ही आता है। तो आप करंट जो होगा वो मेज़र करके बराबर देखते रहिए कि हाँ कितना करंट है। वो सब स्टेशन में जब कभी आप जाओगे ना तो वहाँ पे देखोगे कि डेली हमेशा मेज़र होते रहता है।
जो पैनल बना हुआ रहता है वहाँ पे रीडिंग आते रहता है और उसको रोज़ नोट किया जाता है कि आज कितना था, कल कितना था। तो मतलब आने वाले टाइम में जो होगा उस सबको डेली करके क्या कहता है, नोट किया जाता है, कितना वोल्टेज था, कितना करंट था, कितना पावर था, कितना एनर्जी, हर चीज़ को क्या कहता है, नोट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सर, चेकिंग टाइटनेस ऑफ टर्मिनल कनेक्शन। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए पोल माउंटेड सब स्टेशन जो आपके कॉलोनी में रहता है, अब वो किसी पोल पे रखा हुआ है, अब दोनों पोल जो है गड़ा हुआ कह सकते हैं, इरेक्ट किया हुआ है, वो उसमें चैनल लगा हुआ रहता है और उस चैनल पे हमारा ट्रांसफार्मर प्लेस किया होता है। तब जब चैनल के ऊपर ट्रांसफार्मर प्लेस किया होता है तो चैनल हमारा नट बोल्ट के सहारे टाइट किया होता है, वो चेक कर लेंगे। अब मान लीजिए कि जो साफ्ट वगैरह है या कहीं पे भी आप जो फाउंडेशन बनाए हैं, तो फाउंडेशन में आप क्या करते हैं कि नट बोल्ट के सहारे जो भी अप्लायंसेस है उसको आप टाइट कर देते हैं। अब जो फाउंडेशन के ऊपर जो आपका नट बोल्ट है कहीं वो तो लूज नहीं हो गया, तो जो भी आपका जहाँ पे भी टाइटनेस करने का मतलब होगा कि जो भी लूज पार्ट होगा उसको आप क्या करोगे, चेक कर लोगे, है ना, वो हो गया आपका। नेक्स्ट रहता है चेकिंग वेदर द मोटर इज ऑपरेटिंग स्मूथली और नॉट। ये समझ लीजिए, कहने का ही मतलब है कि जो आपका मोटर है या जनरेटर है वो ऑपरेशन में है, इट मीन्स कि रनिंग कंडीशन में है, तो मतलब सही तरह से वर्क कर रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि मोटर रनिंग के दौरान जर्क कर रहा है ना, स्मूथली ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक कर लीजिए। अब इसी में अगर बात कीजिए कि ट्रांसफार्मर की बात की, तो ऐसा नहीं, उसमें एक हमिंग साउंड आता है सर। अब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हमिंग साउंड आ रहा है तब भी एक प्रॉब्लम है सर, आना नहीं चाहिए। बहुत थोड़ा बहुत आ रहा है तब तो चलो ठीक है, वो आता ही आता है, जिसको कि मैग्नेटोस्ट्रिक्शन बोलते हैं, ठीक, जिसमें कि कोर का भी साइज होता है, फिजिकल माइनर चेंजेज होता है उसमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ को क्या, हालांकि ट्रांसफार्मर के अंदर चेक नहीं करेंगे, लेकिन ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर कॉइल असेंबली रहता है उसमें बहुत सारे नट बोल्ट लगे रहते हैं, उसमें भी चैनल वगैरह रहता है, कोर वगैरह जो टाइट किया रहता है उसमें भी चैनल यूज़ किया जाता है, रॉड यूज़ किया जाता है। अब वो सब रॉड वगैरह जो होता है नट बोल्ट से टाइट किया रहता है। अब वो नट बोल्ट भी अगर लूज हो जाएगा तब भी ज़्यादा साउंड आएगा, है ना। तो ये सब को हम लोग देखते हैं। हालांकि ट्रांसफार्मर में जब ऑपरेशन के दौरान मतलब ऑपरेटिंग कंडीशन में होगा तो उस टाइम में तो हम खोल के चेक नहीं करेंगे, लेकिन अब इसमें ऑपरेशन जो मोटर वगैरह उसमें अगर जर्क आएगा तो पता चल जाएगा, तो फिर आपको मोटर क्या करना पड़ेगा, बंद करके फिर उसको आप सही कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं चेकिंग ऑपरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट्स। अब देखिए कॉन्टैक्ट्स का मतलब क्या हो गया, जैसे कि सर्किट ब्रेकर वगैरह यूज़ किए तो उसमें मूविंग कॉन्टैक्ट होगा, फिक्स कॉन्टैक्ट होगा, उसको चेक कर लीजिए। या आप ट्रांसफार्मर में है, बूसिंग जो होगा, बूसिंग के ऊपर में एक रॉड लगा हुआ रहता है जो कि कॉपर रॉड रहता है, जहाँ से कि कनेक्शन दिया जाता है, चाहे बूसिंग ट्रांसफार्मर का, है ना। तो HV साइड में हो चाहे LV साइड में, ट्रांसफार्मर देखा होगा ना जी तुम लोग, देखना उसमें HV साइड में 3 बूसिंग होगा और LV साइड में 4 बूसिंग होगा, ठीक है। तो जो बूसिंग वगैरह में कनेक्ट किया हुआ रहता है उसको कॉन्टैक्ट उसको भी बोल सकते हैं, ठीक। वो कॉपर रॉड का बना होता है, वो कॉपर रॉड से प्रॉपर कनेक्शन करने के लिए उसको भी हम जाके चेक करेंगे, देख लेंगे है कि नहीं है प्रॉपर कनेक्शन। या जो आप सर्किट ब्रेकर बनाते हो उसमें जो कॉन्टैक्ट्स है, मूविंग कॉन्टैक्ट्स या फिक्स कॉन्टैक्ट, वो दोनों को भी देख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट जनरल क्लीनिंग एंड ब्लोइंग ऑफ डस्ट। देखिए समझिएगा इस चीज़ को, मान लीजिए यो क्या, जो मोटर होगा या जनरेटर होगा वो एयर कूलिंग होता है, तो अब देखिएगा कि मोटर वगैरह में आपका बना हुआ रहता है सही जालीदार टाइप से बना रहता है ताकि हवा अंदर जा सके। मान लीजिए उस पर डस्ट जमा हो गया तो अंदर में जो वाइंडिंग वगैरह होगा उसमें कूलिंग तो मिल नहीं पाएगा, और कूलिंग नहीं होगा तो हीटिंग होगा, ऑपरेशन में या ऑपरेटिंग के कंडीशन में हीटिंग होगा। हीटिंग के दौरान अगर उसको प्रॉपर कूलिंग नहीं मिला तो अधिक हीटिंग की वजह से लॉस बढ़ेगा, आई स्क्वायर लॉस, और अधिक लॉस बढ़ा तो वाइंडिंग हमारा क्या होगा, बर्न हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, क्योंकि इंसुलेशन बर्न होगा और इंसुलेशन बर्न होने के कारण हमारा पूरा का पूरा वाइंडिंग डैमेज हो सकता है। समझ में आई बात, तो हम उसको चेक कर लेंगे। या मान लीजिए कहीं वाइंडिंग वगैरह पे भी इंसुलेशन डस्ट वगैरह जमा हो गया, जैसे अगर अधिक डस्ट बनने लगता है तो वहाँ पे इंसुलेशन रेसिस्टेंस क्या होता है, घटने लगता है, और इंसुलेशन घटने के कारण इट मीन्स कि आप कह सकते हैं कि अगर इंसुलेशन रेसिस्टेंस घट रहा है तो रेसिस्टेंस ही तो घट रहा है ना। रेसिस्टेंस अगर कम हो रहा है तो करंट अधिक फ्लो करने लगेगा, तो अनवांटेड पाथ बना लेता है करंट फ्लो करने के लिए, वो भी सही नहीं है। अगर वैसा भी होता है, इंसुलेशन रेसिस्टेंस भी अगर घटता है तो भी हमारा फॉल्ट होने का चांस बढ़ जाता है। तो आप ब्लोइंग ऑफ डस्ट करने का मतलब क्लीनिंग, तो उसको भी आप टाइम टू टाइम क्या करोगे, चेक करते रहोगे। ट्रांसफार्मर में भी बूसिंग जो होता है, जैसे कॉन्टैक्ट रहता है, उसमें भी अगर बहुत सारा डस्ट हो तो उसको भी साफ़ किया जाता है। या मान लीजिए कि जो मोटर वगैरह हो तो उसमें अगर जो भी वेंटिलेशन के लिए दिया हुआ है उसको भी आप अगर वहाँ पे डस्ट वगैरह तो उसको साफ़ कर देना है। नेक्स्ट बोलते हैं चेकिंग एयर गैप। देखिए एयर गैप जो होता है मोटर जनरेटर में होता है, आर्मेचर और
स्टेटर, मतलब कह लेते हैं ऐसा कि स्टेटर और जो रोटर होगा उसके बीच में जो गैप होता है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एयर गैप। ठीक, उसके गैप में कोई परिवर्तन तो नहीं हो रहा है ना। अब देखिए वो परिवर्तन तभी होगा कि मान लीजिए कहीं कोई लूज कनेक्शन हो गया होगा, है ना, या फिर ऑपरेटिंग कंडीशन के दौरान कुछ फॉल्ट कंडीशन आया होगा, उस दौरान अगर चेंज, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। नेक्स्ट, ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग ऑफ बियरिंग। जो बेयरिंग लगा हुआ है, जैसे कि रोटर जो होगा शाफ्ट पे रखा होगा, शाफ्ट जो है बेयरिंग के सपोर्ट से रहेगा अब रोटेट करने के लिए, तो जो बेयरिंग होगा उस पर अगर आप ग्रीसिंग नहीं करते हैं तो हमारा क्या होगा, फ्रिक्शन अधिक होगा, और फ्रिक्शन अगर अधिक होता है तो डैमेज होने का चांस हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा, शाफ्ट घिस सकता है या बेयरिंग खराब हो सकता है। तो उसमें जो बेयरिंग है, बॉल बेयरिंग हो चाहे रोलिंग बेयरिंग हो, जो भी होगा, तो उसमें जो बॉल वगैरह होगा उस सबको भी हमारा चेक किया जाता है। हर जगह ऐसा होगा, साइकिल वगैरह में भी आप देखते होंगे तो उसमें भी रहता है, चक्का वगैरह जहाँ पे रहता है उसमें भी बेयरिंग रहता है, सबको चेंज किया जाता है। ठीक, बेयरिंग देखा होगा आप जो लगा होता है आपका सॉफ्ट वगैरह के पास में, तो उसमें भी ऑयलिंग प्रोवाइड किया जाता है या ग्रीसिंग। साइकिल के चेन में आप ऑयल देते हो कि नहीं देते हो, ताकि आपका फ्रिक्शन कम हो, है ना, फ्रिक्शन कम हो और रन जो होगा वो स्मूथली ऑपरेट करे। नहीं तो वही जो मोटर वगैरह में बेयरिंग लगा होगा उसमें या तो आप ग्रीस लगा दो या फिर ऑयल लगा दो। फ्लोर मिल वगैरह में आप कभी जाओगे जहाँ पे गेहूं पिसाई होता है, मतलब गेहूं का जो पिसाया जाता है, वहाँ पे कभी आप जाओगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो मोटर होता है वहाँ पे ग्रीस प्रोवाइड किया जाता है, मतलब ग्रीस दिया जाता है, हर जगह दिया जाता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए, जिसको कि आप लुब्रिकेंट बोलते हो, है ना। तो बेयरिंग वगैरह के पास में आप क्या करोगे, ऑयलिंग या ग्रीसिंग प्रोवाइड करते रहना। तो ये सब हमारा किस में है, पीरियोडिकल मेंटेनेंस में ही हमको ये सब चेक करना है। चेकिंग कार्बन ब्रशेस। अब बताओ ब्रशेस किस में होगा, मोटर जनरेटर जो होता है उसमें ब्रशेस लगा होता है जनरली, है ना, करंट कलेक्ट करने के लिए जनरेटर में रहता है, तो उसका बस ब्रशेस को आप चेक कर लो, ब्रशेस कार्बन का भी बना होता है, अब कॉपर का भी बना होता है, ठीक, डिपेंड करता है। तो ऐसे जनरली कार्बन का ही बना होता है ना। तो ब्रशेस को आप चेक करोगे। अब ऐसा तो नहीं कि ब्रश हमारा घिस गया हो, हालांकि इसमें सेल्फ लुब्रिकेंट रहता है ये, इसलिए कम घिसता है, लेकिन क्या पता अधिक टाइम से आप अगर उसको चेक नहीं करोगे तो हो सकता है वो घिस जाए, और घिस जाने की वजह से हमारा करंट कलेक्शन हो जाता है। ब्रश जो है करंट कलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो कार्बन ब्रशेस को भी हमको क्या करना है, चेक करना है, किसके में, पीरियोडिकल मेंटेनेंस के दौरान में। मेजरमेंट ऑफ इंसुलेशन रेसिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, हर चीज़ में, हर चीज़ में। जैसे आप ट्रांसफार्मर ही इंस्टॉल अगर कर रहे होगे तो वहाँ पे भी मेजरमेंट किया जाता है इंसुलेशन रेसिस्टेंस का। अगर आप इंसुलेशन रेसिस्टेंस मेजर करते हो, ये डेफिनेटली अधिक होना चाहिए। इंसुलेशन रेसिस्टेंस का मतलब ये अधिक रेसिस्टेंस, ठीक, हाई रेसिस्टेंस होना चाहिए, ताकि वो दोनों को आइसोलेट तभी करेगा जब उसके बीच में अधिक रेसिस्टेंस होगा, ताकि उसमें करंट फ्लो नहीं कर पाए। अगर कम रेसिस्टेंस हो गया यही, अब ये सब जनरली जो है घटेगा, डस्ट वगैरह जमा हो जाता है तब भी ये मतलब घट जाता है इंसुलेशन रेसिस्टेंस, ठीक है। या मान लीजिए ऑयल वगैरह है ट्रांसफार्मर में, उसमें अगर मॉइस्चर वगैरह हो गया तब भी इंसुलेशन रेसिस्टेंस डाउन हो जाता है। तो हर चीज़ में ये चेक किया जाएगा। ट्रांसफार्मर के इंस्टॉलेशन के टाइप पे भी ये हमारा क्या होगा, इंसुलेशन रेसिस्टेंस को मेजर किया जाता है, ठीक। या मोटर जनरेटर जो वो भी लगा होगा इक्विपमेंट आपके फैक्ट्री यूनिट में, तो वहाँ पे भी आपको इंसुलेशन रेसिस्टेंस वगैरह क्या करना है, चेक करते रहना है। तो ये क्या था, पीरियोडिकल मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर, मतलब पीरियोडिकल मेंटेनेंस जो होगा उसमें हम किस किस पॉइंट को कंसीडर करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं सर, अगर आप लिखना चाहेंगे तो 2-2 पेज हो जाएगा, बट ये कुछ महत्वपूर्ण था इसलिए हम लोग इसको किए हैं, ठीक है। तो ये था, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। आप जो है आप यूट्यूब पे जाके स्टीम एकेडमी आप सर्च कीजिएगा। ये जो चैनल है इसको आप जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इस पे आपको बहुत सारे वीडियो आपको फ्री प्रोवाइड हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं मिलता है सर्च करने से तो आप स्टीम एकेडमी टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस लिखिएगा, ठीक है। स्टीम एकेडमी टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, आपको ये चैनल मिल जाएगा और उसको जाके आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।